आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण मिलती जुलती रचनाओं को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के टाइम हमें बहुत ही कंफ्यूज करती हैं। इसलिए आज हम उन्हें हल करने वाले हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो नो बकवास, सीधी बात, क्लास शुरू करते हैं कि मिलती जुलती रचनाएं। कि नंबर 1 है अपराजिता। एक अपराजिता जो है वो एक काव्य रचना है और ये रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा रचित मानी जाती है। और दूसरी रचना है अपराजिता, जो कि एक उपन्यास माना जाता है और ये उपन्यास जो है ये चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा रचित माना जाता है। तो जो एक अपराजिता काव्य रामेश्वर शुक्लांचल के द्वारा जो रचित है वो एक काव्य रचना मानी जाती है, और चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा जो रचित अपराजिता मानी जाती है वह एक उपन्यास रचना मानी जाती है। नंबर 3 देखते हैं नीली झील। नीली झील एक कहानी है जो कि कमलेश्वर के द्वारा रचित मानी जाती है। कौन सी? नीली झील एक कहानी है जो कि कमलेश्वर के द्वारा रचित मानी जाती है। और दूसरी नीली झील जो रचना मानी जाती है वो एक एकांकी मानी जाती है, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। इस तरह से नीली झील 2 रचना है। एक नीली झील कहानी है जो कमलेश्वर के द्वारा रचित है, और एक नीली झील एकांकी है जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 5 देखते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर एक रचना, एक उपन्यास रचना मानी जाती है, और जो उपन्यास है यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित माना जाता है। और दूसरी अर्धनारीश्वर जो रचना मानी जाती है वो एक निबंध है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित माना जाता है। तो यह अर्धनारीश्वर जो रचना है यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जो एक अर्धनारीश्वर जो है एक उपन्यास है, जो उपन्यास जो है वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित माना जाता है, और एक अर्धनारीश्वर निबंध है। निबंध जो है वो रामधारी दिनकर के द्वारा रचित है। और उपन्यास जो है वो यह ध्यान रखो कि उपन्यास पूछा जा रहा है या निबंध पूछा जा रहा है। तो जो निबंध है वो तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है, और जो उपन्यास है वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 7, एक पत्नी के नोट्स। तो एक पत्नी के नोट्स जो है यह उपन्यास के द्वारा, यह एक उपन्यास है। एक पति के नोट्स जो हैं वो महेंद्र भल्ला के द्वारा रचित माने जाते हैं। और एक दूसरी रचना है एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स यह भी एक उपन्यास है जो कि ममता कालिया के द्वारा रचित माना जाता है। तो किसके द्वारा? एक तो है एक पति के नोट्स, यह भी एक उपन्यास है, और एक पत्नी के नोट्स यह भी उपन्यास है। तो जो पति के नोट्स हैं यह महेंद्र भल्ला के द्वारा रचित रचना मानी जाती है, और एक पत्नी के नोट्स जो हैं यह भी एक उपन्यास है, और यह ममता कालिया के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। नंबर 9 देखते हैं त्रिशंकु। एक त्रिशंकु रचना जो है यह कथा संग्रह है जो कि मनु भंडारी के द्वारा रचित मानी जाती है। और एक नंबर 10 एक त्रिशंकु रचना जो है वो एक नाटक है जो कि ब्रजमोहन सिंह के द्वारा रचित मानी जाती है। और एक त्रिशंकु जो है एक निबंध है जो कि अज्ञ के द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो जो त्रिशंकु जो रचना है वो 3 रचनाएं मानी गई हैं त्रिशंकु, और एक कथा संग्रह है, एक नाटक और एक निबंध है। तो
त्रिशंकु जो कथा संग्रह है वो मनु भंडारी के द्वारा रचित मानी गई है। और दूसरी त्रिशंकु जो है वो एक नाटक है जो कि ब्रजमोहन शास्त्री के द्वारा, ब्रजमोहन सिंह के द्वारा रचित है। और त्रिशंकु जो निबंध है वो अज्ञ के द्वारा रचित माना जाता है। तो ऐसी ही मिलती जुलती रचनाएं जो हमें बहुत ही कन्फ्यूजन में डाल देती हैं, इसलिए इनको हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और नंबर 12 देखते हैं, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर एक कहानी है जो कि प्रेमचंद के द्वारा रचित मानी जाती है। पंच परमेश्वर जो है वो 1916 में रचित मानी गई है, जो प्रेमचंद के द्वारा रचित मानी जाती है। और एक पंच परमेश्वर कहानी जो है वो रागिया राघव के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? दूसरी पंच परमेश्वर जो है वो भी एक कहानी है जो कि रागिया राघव के द्वारा रचित मानी गई है। नंबर 14 देखते हैं, झूठा सच। झूठा सच जो है वो एक उपन्यास माना जाता है जो कि यशपाल के द्वारा रचित माना गया है। और एक झूठा सच जो है वो निबंध है जो कि सिया राम शरण गुप्त के द्वारा रचित माना जाता है। तो इसलिए झूठा सच एक उपन्यास है जो कि यशपाल के द्वारा रचित माना जाता है। और एक झूठा सच निबंध है जो कि सिया राम शरण गुप्त के द्वारा रचित माना जाता है। नंबर 16 देखते हैं, काली आंधी। काली आंधी जो एक उपन्यास है और यह उपन्यास जो है कमलेश्वर के द्वारा रचित माना जाता है। किसके द्वारा? काली आंधी उपन्यास जो है वो कमलेश्वर के द्वारा रचित माना जाता है। और एक दूसरी रचना है पीली आंधी, जो भी एक उपन्यास है जो कि प्रभा खेतान के द्वारा रचित माना जाता है। किसके द्वारा? पीली आंधी जो है वो एक प्रभा खेतान की रचना मानी जाती है, जबकि काली आंधी कमलेश्वर की है और पीली आंधी जो है वो प्रभा खेतान की रचना मानी जाती है। और यह दोनों ही उपन्यास माने गए हैं। तो यह काली आंधी है या पीली आंधी है, इस रचना में भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। और यह रचना भी, काली आंधी और पीली आंधी दोनों ही रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना हैं। नंबर 18 देखते हैं, एक द्रौपदी उपन्यास है जो कि प्रतिभा राय के द्वारा रचित है। और एक द्रौपदी एक प्रबंध काव्य है जो कि नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित है। और एक द्रौपदी नाटक है जो कि सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित माना जाता है। इस तरह से यह द्रौपदी नाटक जो है 3 लोगों के द्वारा रचित माना गया है। एक उपन्यास है, एक प्रबंध काव्य है और एक नाटक है। तो यह द्रौपदी एक तो नरेंद्र शर्मा के द्वारा और एक द्रौपदी नाटक सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित, ये दोनों रचनाएं जो हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जो सुरेंद्र वर्मा के द्वारा जो रचित माना गया है वो है एक नाटक है, और नरेंद्र शर्मा के द्वारा जो रचित माना गया है वो एक प्रबंध काव्य है। और प्रतिभा राय के द्वारा जो रचित माना गया है वह एक उपन्यास रचना मानी जाती है। नंबर 21 देखते हैं कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। यह क्या है? एक उपन्यास है जो कि उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा रचित माना जाता है। और एक है बांधो ना नाव इस ठाव, यह एक काव्य रचना है जो निराला के द्वारा रचित मानी जाती है। तो निराला की इस रचना ये भी परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। तो इस दोनों रचनाओं में हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि मतलब कौन सी रचना है। तो जो उपेंद्र नाथ अश्क की है इसमें बंधु शब्द जो अंत में जुड़ा हुआ है और यह एक उपन्यास है। और जो निराला की रचना है इसमें बांधो ना नाव इस ठाव तक ही रचित है और यह एक काव्य रचना है। तो ये दोनों एक उपन्यास है और एक
काव्य रचना मानी जाती है। और ये इसमें से ये काली आंधी, पीली आंधी और ये द्रौपदी और बांधो ना नाविष्ठाव जो रचना है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही निरंतर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 23 देखते हैं कि सन्यासी। एक सन्यासी एक उपन्यास है जो कि इलाचंद्र जोशी के द्वारा रचित मानी जाती है। और दूसरी सन्यासी जो है एक नाटक है जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? एक सन्यासी जो रचना है वो एक उपन्यास है जो इलाचंद्र जोशी के द्वारा रचित मानी गई है। और दूसरा सन्यासी नाटक है जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित माना गया है। नंबर 25 देखते हैं उर्वशी। उर्वशी जो है एक काव्य रचना मानी जाती है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी गई है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक छायावादी कवि माने जाते हैं और इन्होंने एक कामायनी नामक महाकाव्य की रचना की थी जो जिसका प्रकाशन 1935 में किया गया था। और इसमें 15 सर्ग माने जाते हैं जिसमें पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग जो है वो आनंद माना जाता है। और कभी कभी इनके सर्गों को क्रम से लगाने के लिए भी प्रश्न आ जाता है, इसलिए इनके 15 सर्गों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगली रचना देखते हैं उर्वशी। उर्वशी यह भी एक काव्य रचना है। यह जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित मानी गई है। कौन सी? उर्वशी एक काव्य रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित मानी गई है। एक उर्वशी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है और एक उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित मानी गई है। नंबर 27 देखते हैं कि रश्मरथी। यह एक काव्य रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित मानी गई है। और नंबर 28 रश्मि। एक रहे रश्मि। रश्मि जो है एक काव्य रचना है, यह महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मानी गई है। तो एक रश्मरथी है जो रामधारी दिनकर के द्वारा रचित है और एक है रश्मि जो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। रश्मि जो रचना है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना मानी गई है। और महादेवी वर्मा जी को जो है एक आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगली रचना देखते हैं पिता। एक कहानी है जो कि पिता कहानी जो है वो ज्ञान रंजन के द्वारा रचित मानी जाती है। और एक पिता कहानी जो है वो महीप सिंह के द्वारा रचित मानी गई है। इसलिए पिता कहानी दो है। एक पिता कहानी ज्ञान रंजन के द्वारा रचित मानी गई है और एक पिता कहानी जो है वो महीप सिंह के द्वारा रचित मानी गई है। नंबर 31 देखते हैं नारी विमर्श जो है एक महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मानी गई है। महादेवी वर्मा जो है वो एक छायावादी कवित्री मानी जाती हैं और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 32 देखते हैं हिंदी साहित्य विमर्श जो है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। तो एक है नारी विमर्श और एक रचना है हिंदी साहित्य विमर्श। तो जो नारी विमर्श है वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मानी गई है और एक है हिंदी साहित्य विमर्श जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित मानी गई है। आगे देखते हैं नंबर 33 देखते हैं
कि भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा क्या है? एक नाटक है। तो भारत दुर्दशा जो है एक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भी रचित माना गया है और एक प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा भी रचित माना गया है। तो भारत दुर्दशा जो है एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा और एक प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, दोनों के द्वारा रचित माना गया है। नंबर 34 देखते हैं कि माधवानल कामंद कला जो एक रचना है वो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा रचित मानी गई है और एक माधवानल कामंद कला जो है वो आलम के द्वारा रचित मानी गई है। तो माधवानल और कामंद कला यह गणपति चंद्रगुप्त और आलम दोनों के द्वारा रचित मानी गई हैं। अगर प्रश्न में दोनों में से कोई एक आता है तो उसी को आप टिक कर सकते हैं। नंबर 36 देखते हैं। आत्मनेद जो है वो अज्ञ के द्वारा रचित रचना मानी जाती है और अज्ञ जो है वो ताड़ सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। ताड़ सप्तक की स्थापना जो है 1943 ईस्वी में की गई थी। नंबर 37 देखते हैं। आत्मजयी जो है यह कुंवर नारायण की रचना मानी जाती है। और नंबर 38 देखते हैं कि आत्मनिरीक्षण जो है वो सेठ गोविंद दास की रचना मानी जाती है। किसकी है? आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की रचना मानी जाती है, जबकि आत्मनेद अज्ञ की रचना मानी जाती है, आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना मानी जाती है और आत्मनिरीक्षण जो है वो सेठ गोविंद दास की रचना मानी जाती है। नंबर 39 देखते हैं। रस मीमांसा जो है वो रामचंद्र शुक्ल की रचना मानी जाती है। किसकी? रस मीमांसा जो है वो एक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित मानी गई है और एक रचना है रस आकेटक। तो रस आकेटक जो है यह कुबेर नाथ राय के द्वारा रचित मानी गई है। और नंबर 41 है रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन जो है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित मानी गई है और यह तीनों ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, रस आकेटक कुबेर नाथ राय के द्वारा, रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित मानी गई है। ये ही मिलती जुलती रचना हैं, वो हमको बहुत कन्फ्यूजन में डाल देती हैं। नंबर 42 देखते हैं कि साए में धूप जो रचना मानी गई है। तो साए में जो धूप है वो दुष्यंत कुमार के द्वारा रचित मानी गई है। और एक है सीढ़ियों पर धूप। तो सीढ़ियों पर धूप जो है वो एक रघुवीर सहाय के द्वारा रचित मानी गई है। तो यह रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं कि साए में धूप दुष्यंत कुमार की है और सीढ़ियों पर धूप जो है वो रघुवीर सहाय के द्वारा रचित मानी जाती है। तो यह सभी जो रचना है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आत्मनेद जो है अज्ञ के द्वारा और आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण के द्वारा और आत्मनिरीक्षण जो है वो सेठ गोविंद दास के द्वारा रचित हैं। ये रचनाएं 36 से 43 तक जो रचना है, लगभग ये सभी रचनाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं और यह सभी रचनाएं हमने बड़ी मुश्किल से इनको इकट्ठा किया है।